मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। अब हो जा शुरू। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जिरे रामचंद्र की बात मानी जाए तो यह स्पष्ट होता दिखता है कि आज पूंजीवादी सभ्यता ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को रुग्ण कर दिया है। अन्याय, अत्याचार, शोषण, अवसरवाद तथा समझौता परिस्थिति का एक पूरा तंत्र समाज में फैल गया है। सतह पर सब कुछ सही दिखने पर भी भीतर की पूरी मूल्य व्यवस्था चरमरा सी गई है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां मानव सभ्यता संबंधी प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी अप्रत्यक्ष हिंसा बहुत है। लोग गुलाम हैं, लोगों को ठीक से 2 वक्त का खाना सम्मानपूर्वक नहीं मिल रहा है। गांव में पानी की समस्याएं हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं। देश के हर कोने में 80% लोग आज रोजमर्रा की परेशानी को लेकर चिंतित नजर आते हैं। और यही चिंतन मुझे एक ऐसे समुदाय की तरफ खींच लाया जो चंबल घाटी के श्योपुर जिला खंड के कराल क्षेत्र में निवास करता है। चंबल के घने जंगल, जो कि डाकुओं और डकैतों के बारे में हमेशा से लोगों के भय का कारण रहे हैं। चंबल, जो बॉलीवुड सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। डाकू मान सिंह, फूलन देवी और पान सिंह तोमर की कहानियां तो आपने सुनी और देखी ही होंगी, जिन्होंने अपने हक और गरीबों की भलाई के लिए सरकार, समाज, ठाकुरों, सेठों और साहूकारों से लोहा लिया, हक की लड़ाई बंदूक की नोक पे लड़ी और बागी कहलाए। तुझे बता, हमारी तो इतनी सी जमीन हती और बा को तू हड़प गो है। माफ कर दो पान सिंह। अब तू बेजमीन जोत लेगो का। अरे अपनी जमीन वापस ले, हमारी जमीन भी ले ले, पर हमें माफ कर दो। इस विशाल घने जंगल की एक कहानी ऐसे समुदाय की है जिसके खून में बीहड़ और जंगल सदियों से है। उसे भी एक खामोश लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने अस्तित्व, अपने सम्मान और अपनी पहचान की। फुटपाथ पे बैठे और रहते हैं, कोई कुत्ते को तो रोटी भी पटक देता, लेकिन हमको कोई रोटी नहीं खिलागा। डांग में जाता है, आधी किलो पाव भरी गाद लाता है, तो बस चून दरिया लेकर खाता है। चून ले आएंगे तो चाय नहीं बनेगी, चाय बना लेंगे तो सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी बना लेंगे तो चाय नहीं बनेगी। सब छीन लिया गया है, सब हथिया लिया गया है, उसकी जमीन, उसकी रोजी रोटी और उसका जीवन। लेकिन उसने बंदूक नहीं उठाई, और शायद यही वजह होगी कि ना आप उसे जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। मैं बात कर रहा हूं सहरिया समुदाय की। सहरिया शब्द की उत्पत्ति स, जिसका अर्थ साथ, और हरिया, जिसका अर्थ शेर होता है। शेर के साथ जंगल में रहने वाला समुदाय सहरिया समुदाय कहलाता है। गांव में सहरियाओं की बस्ती को सहराना बोलते हैं। सहराने में तकरीबन 40 से 200 परिवार निवास करते हैं। गांव के एक छोर में बसा सहराना सहरिया परिवेश को दर्शाता है। सहराने में घर बेहद ही छोटे और दर्शनीय होते हैं। चौकोर पत्थर से बने हुए घर पे गोबर एवं मिट्टी की परत लगाई जाती है, अथवा पत्थर के स्लैब से बनाई गई छत से बने आवासों को स्थानीय स्तर पे पटोरे कहा जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ सहरिया परिवार सम्मिलित तौर पर अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में निकल पड़ता है।
बिना दूध की चाय की चुस्की लेके परिवार अपने नियमित दिन के कार्यों में लग जाता है। महिलाएं घर का बर्तन चौका करने में जुट जाती हैं और इसी तरह शुरू होती है दौड़ काम पाने की। काम की तलाश में सहरिया कुछ नजदीक के गांव और श्योपुर शहर की तरफ मजदूरी ढूंढने निकल जाता है। 100 से 200 रुपए की मजदूरी मिलना आसान नहीं होता। औसतन 12 से 15 घंटों का श्रम उसे रोजी रोटी नसीब करा देता है। मिले तो ठीक, नहीं तो बेबस अपने घर वापस लौट जाता है। अभी हम आटा खा रहे हैं तो 25 रुपए किलो का आटा खा रहे हैं। 25 रुपए किलो का तो आटा मिल रहा है यहाँ। 30-35 किलो गेहूँ मिलते हैं तो बड़े परिवार में तो 2-4-5 दिन का होता है, 2-3 दिन का होता है, फिर उसके बाद में कुछ नहीं है। वो भी अगर फुल सब्जी से खाएं तो साग सब रूखी सूखी चटनी यहाँ का सिटी तो है नहीं है जो को बढ़िया साग सब्जी से खाएं, अच्छी चीज़ लाएं। रूखी सूखी चटनी वगैरह से टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं आदिवासी के नाम से। बरसात होती नहीं है तो थोड़ा बहुत हम पे बीघा 2 बीघा जमी है तो उसमें नाज पानी करा तो खाई का देमा और बीज का देमा, थोड़ा बहुत बिलामा खाद वगैरह तो उसका भी देना, नहीं हुए तो बेस बे का कर्जा की कर्जा। आज से 30 साल पहले जब बाहरी लोग सहरिया पृष्ठभूमि कराल की तरफ अपना अमला लेकर पहुंचे, तब यहाँ के स्थानीय किसानों और साहूकारों की मदद से उन्होंने समुदाय के कुछ लोगों से उनकी जमीनें और खेत कुछ लालच देके हड़प ली और सहरिया को उसी की जमीन से बेदखल कर दिया। कि हर गांव में जमीनें सहरिया के पास नहीं है। सहरिया अपनी जमीन उसी की है, जमीन दबंग के पास है। वो अपनी ज़मीन में दूसरे के यहाँ हाड़ी लग के, हाड़ी मतलब मजदूर या नौकर लग के उसी ज़मीन में काम करके उसी को कमा के दे रहा है, दबंग व्यक्ति को कमा के दे रहा है। और अगर ज़्यादा ही मुसीबत आ जाए, वो नहीं मानता है तो बाहर जाके लाना पड़ता है, नहीं तो वही हाड़ी या नौकर लगना पड़ता है तो बात बनती है। नहीं तो यहाँ तो नहीं तो यहाँ तो दबंग लोगों की गाँव है, मरना पिटना पड़ता है। नहीं मरने से आगे तो कोई बात ही नहीं है, यही होता है यहाँ तो। ये एरिया में इधर इधर तो कहीं भी चले जाओ आप, चक्रवर्ती ब्याज चलता है और हम चुका नहीं पा रहे। क्यों कर चुकाएं तो कैसे? हमारे लिए पैसे कहीं से मिलता नहीं है, शासन से मिलता नहीं है, केसीसी वगैरह है नहीं, और ना किसी तरह का लोन यहाँ, ना कोई पंचायत का काम इतना डबल आता है जो उसमें से कमा के दे देते हैं, कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है। अपनी पहचान को किसी बनिए के बही खाते या सरकारी दस्तावेज में कैद कर चुका समुदाय अपनी पहचान का मूल्यांकन तभी कर पाता है जब किसी चुनावी दंगल में राजनीति के धुरंधर उसे एक वोट बैंक मान के इस्तेमाल करते हैं। जब तक इन गरीबों के घर विकास नहीं पहुंचेगा बहनों भाइयों, तब तक वो विकास बेमानी है। या किसी योजना के अंतर्गत सरकारी या गैर सरकारी लोग उसका शोषण करते हैं। सेक्रेटरी सरपंच आते हैं तो ला भाई खटिया लाओ, तो खटिया डाल देते, बोलो भाई कैसे आए, तो तुम्हारा ये कागज ये फलाना तिम्बा में है कि नहीं है, और बीपीएल का कार्ड ये तुम्हारे है कि नहीं है। तो साहब इनकी बीपीएल और एक और बोलते हैं पीपीएल सो एपीएल, तो उसमें तुम्हारा नाम है कौन का, कि फलाने का ढीकरे का, तो भाई इसको कार्ड नहीं बनेगा। तो भाई कार्ड कैसे नहीं बनेगा, तो ये बच्चे ने कैसे पालेगा, तो बीपीएल का बनेगा, उस पर इनको राशन पानी मिलेगा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जून के महीने से मेरे गरीब बहनों और भाइयों 1 रुपया किलो गेहूँ और 2 रुपया किलो चावल गरीबों को खिलाया जाएगा। बहनों और भाई, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत ये सौगात देने का काम करेंगे, और जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार हैं उन सब परिवारों को 1 रुपया किलो आयोडाइन युक्त नमक भी गरीब बहन और भाइयों को दिया जाएगा। कोई कार्ड में तो 30 किलो गेहूँ 5 किलो चावल है, किसी कार्ड में 28 किलो गेहूँ 7 किलो चावल है, 1 किलो शक्कर 1 किलो नमक।
वो जिनके राशन है उनको मिलता है। और ये एपीएल और बीपीएल का क्या है? एपीएल का तो गेहूँ है ही नहीं अपने पास, बीपीएल का भी इसी में चल रहा है, मतलब जैसे पीएस में चलता है। उनके कार्ड तो इधर तो कम है, 2-4 ही हैं, उधर फतेहपुर में है, साहेबपुरा का फतेहपुर। कोई राशन कार्ड गिरवी रखता है यहाँ पर? कोई नहीं है यहाँ पे, तो कोई नहीं है यहाँ पे, सब अपने अपने में। वैसे रखते हैं? अब यहाँ का तो नहीं है साफ जानकारी, मतलब यहाँ तो कोई भी नहीं रखता है। रखते हैं यहाँ पर लोग बाग गिरवी? रख दे बहुत सारा करिया है। एक फैमिली में तो 12 बच्चे हैं और 4 भाई है, उनके पास राशन कार्ड है, सब लोगों के पास। माँ है, उनका भी अलग राशन कार्ड है, लेकिन उनके पति का देहांत हो गया। लेकिन क्या होता है कि जब भी उनके यहाँ कोई ऐसी समस्या आती है कि जैसे पैसे मैसे नहीं है, कहीं जाना, उनको खेत काटने जाना है, कहीं जाना है, तो वही कर दिया अपने पास बड़े भैया का राशन कार्ड है ना, उसको रख दो किसी के यहाँ, उठा लेंगे आगे बाद में। एक ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बीपीएल कार्ड दे दिया, रुपये किलो गल्लो भी मिल रहा है, फिर 35 किलो गल्ले से होगो का साहब? किसी के पास तो 10 बच्चे, 10 है, किसी के पास तो 10 बच्चे हैं, कोई के पास 5 भी है, इनसे होगो का साहब? 2 दिन खा पी के फिर भी वही भूखे की भूखे। शारीरिक रूप से थका सहरिया रोगों का शिकार हो जाता है। भूख और नियमित आहार ना मिलने की वजह से सहरिया समुदाय के बच्चों में कुपोषण फैलता है और उसी वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। मेहनत मंजूरी भी कौन करेगा? आदमी भी बीमार, मैं भी बीमार, कमावे और कोई नहीं है। 7 लड़कियां, एक लड़की हो गई 18 साल की, सब पूरी लड़की चाहिए, हल्की हल्की, कोई 4 साल की है, कोई 3 साल की है, कोई 5 साल की है, लड़का है 8-9 साल का लड़का है। बच्चों में कुपोषण है क्या आपके? आता है लड़की। अस्पताल में भर्ती लेके हुई, अस्पताल में से मैडम ने, नर्स ने भगा दी। क्योंकि कोई भी जैसे सोपुर जाते हैं तो कोई भी इलाज के लिए जाते हैं हॉस्पिटलों में, तो भाभी धक्के खाकर वापस आ जाते हैं। हरी बीमारी में तम से झूठ बोलवा का नारा देना नहीं, 100 रुपया सू कोई ले गयो और कछु भी आराम नहीं, हाल तो बुढ़ी ही रही हूँ इसी किसी। अब क्या करे, कोई का तो 200 की दे जावे, कोई का 150 की दे जावे, कोई का 300 की दे जावे, कहीं भी आराम नहीं आ बैर पड़ा रहो। ये गोली दवा जिन्ना खाता रहो तो बिन्ने भी खामा जतरी सौंपे जतरी। भूख जो इस समुदाय की एक चिंता का विषय बन गई है, जिसका जवाब केवल रोजगार है। रोजगार के अवसर जो कि सीमित हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड तो दिए हुए हैं, लेकिन कई सालों से ये जॉब कार्ड खाली हैं। वजह जब पूछी गई तो पता चला कि सारे प्रशासनिक काम खत्म हो चुके हैं। पंचायत में तो कोई काम दाम है नहीं, अब आदमी यहाँ लेकर भी खा जा रखा वैसे रख मिला न लोगों ने, ना तो ये पे कोई रोजगार की कोई काम धाम को काम आयो, कछु भी नहीं आयो, नौख नहीं रखा। थोड़ा घना आता काम धाम जो वैसे अपना आप ही करा लेता भाई। वे तो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, जो दुनिया को कहते हैं हमने गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए नहीं कि उन्हें बनाने का काम कर रहे हैं, खाने वाले को भी तो काम करवाओ उसमें। मेरे पास खुद के पास जॉब कार्ड है, अभी तो उसमें एक 10 का नोट जमा नहीं कराया होगा किसी ने अभी तक। उनको मैं कभी जॉब कार्ड सुनता हूँ तो उनको जो मेरे फोटो लगे उनको जरूर देख लेता हूँ, ऐसा था मैं पहले जब ये बना था, बाद में कोई काम में थोड़ी आया मेरे वो। योजनाएं हजार आई और गईं, लेकिन सहरिया को कुछ ना मिला। अपनी हक का अगर वो मांगने गया तो उसे धक्कों के सिवाय कुछ ना मिला। बैंकन पे से भगा देते। क्यों भगाते हैं बैंकों से? मोड़ इनके मिला तो भाई अंगूठा नहीं आए, आंगली नहीं आई, चली जा भाई खाते फेंक देता। ऐसी गरीब मार कर रहे हैं जी कर्मचारी, हमारी गरीबन कोई सरकार दे रही है तो का कोई कर्मचारी खा रहे पैसा दे लाने नकार का हमरे ने कोई के खाते इन पे हमरे इन पे भरे नहीं।
हमने कही हमरे खाते पैसा भर दो, हाँ भरेंगे। हमन का पता वो 4 किलो कोई केन पर भर और वैसे करवा ले पैसा। सरकारी अमले इस बात को समझते तो हैं, लेकिन हालात को सुधरते नजर नहीं आते। प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक प्रयास किसी भी नतीजे पे नहीं निकल पाते। जो काम हमने किए पिछले साल में, उनमें से कौन कौन से काम हम कर पाए, कौन कौन से काम हम नहीं कर पाए। अब अगर हम नहीं कर पाए तो स्वाभाविक है कि उनकी प्राथमिकता पहले हमको लेनी चाहिए। इन समस्याओं का मैं बड़े बारीकी से मैंने अध्ययन भी किया है और उनकी समस्या क्या है और किस प्रकार से निदान हो सकता है, यहाँ तक अब मैं निष्कर्ष पे पहुँच गया हूँ। 12-13 साल पहले जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य, हमारे यहाँ बेहतर सड़कें नहीं थी, बिजली का ठीक इंतजाम नहीं था, पानी की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, लगातार 8 साल से मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है, 10+ है। हम लगातार 8 साल से अपने गांव या शहर में रोजगार ना मिलने के कारण सहरिया बाहरी राज्यों में पलायन करने लगा। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि सहरिया सामान्यतः अपने यहाँ से जब कभी विपरीत परिस्थितियाँ होती पलायन करता है। और पलायन पहले स्थिति ये थी कि पलायन जो है वो 30 से 40 किलोमीटर दूर या मौसमी पलायन होता था, लेकिन वर्तमान स्थितियों में शायद वैश्विक कारण उसके लिए एक हो सकते हैं, शायद सरकारी नीतियाँ एक कारण हो सकती हैं जिसके कारण उसके पलायन का क्षेत्र बढ़ा है। और अब सहरिया के लिए सूरत, दिल्ली, बेंगलोर ये सामान्यतः पलायन में उसके व्यवहार में शामिल हो गया। मजदूरी करने क्यों जाते हो? वो इसलिए जाते साहब उनकी वजह से कई वजह ही बना दीजिए आपने कि अगर अपन न करके खावा तो ये कर खावा नहीं दी। दंदौर का है नहीं है सर, अपन पल्ले खेती है नहीं है, खेती सूखी है हमारे पल्ले, पानी वगैरह नहीं है। पानी लिया नंदी में से रोक लगा दिया वन विभाग वाले और जनरेटर थोड़े न उठा कर ले जा रहे। जंगल में जावा तो साइकिल पकड़ लिए, सिर पे दरा तो पकड़े, तो इसलिए सारा हमारी मजदूरी हजूरी चाहिए है, इसलिए हम देकर जोत पर मुकल जावा। यानी जब हमको आदमी लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो हम सेठ को बोल के आते हैं कि साहब हमको MP जाना पड़ेगा या राजस्थान जाना पड़ेगा, तो हम पहले MP के लिए आते हैं, सड़कों से बातचीत करते हैं, तो भाई बस अहमदाबाद से बैठते हैं, अहमदाबाद से श्योपुर गाड़ी आती है, बाद में श्योपुर से जो हमारे जान पहचान लड़के हैं उनसे हम बाइक लेते हैं, उनको जो एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, उनकी मदद से हम गाँवों में घूमते हैं और वो विश्वास दिलाते हैं कि भाई तुम मुझे ठेकेदार के साथ चलो, हमारी कैसी जवाबदारी है। तो हम जो उनसे बात करते हैं 6,000 या 7,000 या 8,000 हम उनको देते हैं और जो हमको लड़का देता है उसको अलग से कमीशन देते हैं। तो आप आदिवासी लोग ही लेके जाते हो? हाँ, आदिवासी लेके जाते हैं। अभी मैं खुद गया था गुजरात, तो हमें ज़बरदस्ती धक्के मरवा काम करवाए, ऐसे काम होगा? यहाँ पे ज़्यादा 2,000 दे देते, 3,000 दे जाते हैं, चलो साहब काम करोगे, आपको फैक्ट्री में ऐसे देंगे, पैसा मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अभी भी फंसे होंगे कम से कम 200, ज़्यादा नहीं तो 100 लड़के तो होंगे ही होंगे। घूमा करते इधर इधर, आकर करते खो खो खो, रोटी हमें न देते क्यों, छीन झपट ले जाएंगे, पेट पेड़ पर खाएंगे। ना आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना बच्ची ना बच्चे, कोई नहीं। 2-2 सालन के मास्टर ना पैसा खा ले, 2-2 सालन के पैसा नहीं मिल रहा है और भी 3-3 साल हो गए। कह मम्मी अमन को कपड़ा ला, मम्मी अमन को ऐसा ला, कैसे ला बेटा बेटी तुम्हारे मास्टर ना पैसा ही नहीं डाले। उसके कारण उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। शहरियाओं में पढ़ाई का प्रतिशत 5-8% होगा, बल्कि बालिका शिक्षा का तो 5% भी नहीं है। समुदाय जिसकी एक बड़ी जनसंख्या के लिए जंगल एक मुख्य स्रोत रहा है, कुदरत से मिलने वाले तमाम धातु, खाद्य सामग्री, जड़ी बूटी सहरिया के जीने का आधार माना जाता है। शहरिया क्या है? प्रकृति में जीने वाला एक मानव है। कहावत तो ये कि शहरिया जंगल में रहता है और जंगल में
तीन ही लोग ज़्यादा रहते यहाँ के हिसाब से परिवेश, शहरिया या फिर तपस्या के लिए साधु और या शेर। जंगल में तीन ही चीज प्रचलित थे, शेर, साधु। और तीनों की प्रकृति क्या है? संकलित करने की, इकट्ठा करने की प्रकृति नहीं है। शेर भी जब भूख लगती है तब शिकार करता है, साधु भी जब भूख लगती है तब कंदराओं से, गुफाओं से निकलता था। यहाँ बहुत गुफाएं हैं, करहाल की घाटियों में बहुत गुफाएं तो निकलते थे। फिर जो जंगल में मिला वो फल फूल इकट्ठा किया, उस समय खाया पिया, फिर तपस्या में उसी के साथ शहरिया रहा है, उन्हीं के साथ उसमें। तो आसपास का जो असर है वो आज भी शहरिया में है। तो जड़ी बूटी काटते, उससे भी पैसा लाते, पेट पालन करते, चीड़ लाते, फिर गोंद भी टोर कर लाते। यही आती है जंगल से, तो दो ही चीज़ लाते हैं हम। और जड़ी भी आती है, लेकिन आजकल पेड़ नष्ट हो चुका है, हम भी नहीं जानते। हमारे माँ वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो जानते थे, लेकिन अब वो जड़ी बूटी अब नष्ट हो चुकी है। जंगल को अपनी संपदा मानने वाला समाज आज जंगल से भी निकाल दिया गया है। आज जंगल में जब भी जलाऊ लकड़ी बीनने जाता है तो सरकारी अपराधी माना जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हमारी तरफ से उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निस्तार सुविधा के अंतर्गत उनको लकड़ी और अन्य तेंदुपत्ता और अन्य प्रकार की सुविधाएं, जिनके सहयोग से वो अपनी रोजगारी, अपना जीवन यापिका पूरी अपनी निर्वहन कर सकें। फॉरेस्ट की तरफ से केवल ये प्रतिबंध है कि वो गीली लकड़ी ना काटें, अवैध उत्खनन ना करें और जो जीव जंतु हैं, जो जंगली जीव हैं, उनका शिकार ना करें। इस प्रकार के प्रतिबंध हैं। उतनी वो चल रही है। अब जंगल में सब मूल फर्क है, लकड़ी दरखलांगा तो भी अभी नाकदार पकड़ लेगा, साइकिल फंसा ली, दल ली तो 3-3 हज़ार को जुर्माना कर देते। तो हमारी मेहनत नहीं है, अनकम ही नहीं है। सरकार कहती है कि पेड़ शहरिया काटता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। श्योपुर शहर में रहने वाला गद्दी समुदाय लकड़ी का धंधा पिछले कई दशकों से करता आ रहा है और वनों को नष्ट करता आ रहा है। यहाँ पर अगर प्रेशर है तो जिले के जो निवासी हैं, नगर, क्योंकि ये श्योपुर जो कराल बेल्ट है, जो श्योपुर में जो लोग निवास करते हैं, शहरिया जनजाति द्वारा इतना जंगल नहीं काटा गया है जितना कि यहाँ के इंडस्ट्रियल लोगों ने काटा है। जब विकास की बातें होने लगी और समुदाय को समझ आने लगा तो वह कुछ गैर सरकारी संस्थानों की मदद से अपनी हक की लड़ाई में जुट गया। अब अन्य समाजों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शहरिया आलसी है, काम नहीं करता और सरकार के इतना देने के बावजूद आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक उसकी जेब में पैसा है वो काम नहीं करता। और शासन के तो शासन कोई सा बुरा नहीं कर रही, शासन सब ही अच्छा करती आ रही है, कोई सी शासन ने गलत नहीं किया। शहरिया तो प्रकृति में जीने वाला व्यक्ति था, जो जंगल से उतना ही लेता था जितना उसको जरूरत है रोजाना। 4 बील के फल तोड़ के उसका पेट भर रहा था, 4 बील खा के 4 बच्चों के लिए लेके आ जाता था। अभी तो बील लगना बंद हो गए, आंवले में कच्चा आंवला टूट जाता है, गोंद बचा नहीं, कैसे जिए? राय सभी अपनी देते हैं, सरकार, प्रशासन और अन्य समाज। एक राय शहरिया की भी है जिसे हमें सुनना और समझना चाहिए। जो भी आपके कन बड़ा आदमी वो करवाना है, आदिवासी खड़ा हुआ है, ईंट ठोक कर खड़ा हुआ है। और भी जैसा मेरे गांव के और भी लेके पड़े आदमी हैं, जैसे लड़के हैं, एक दूसरे हम जुट होकर, अगर शासन देती है तो एकजुट होकर हम एकता कर सकते हैं, सलाह मशवरा भी तो कर सकते हैं कि नहीं। एक के कहने से कुछ नहीं होगा। बढ़िया जिंदगी देना चाहिए शहरिया को। सरकार कब चेतेगी तो सरकार देखेगी तो भी हम विश्वास है आदिवासी तो कि देखो सरकार के ऊपर ही अपन विश्वास कर लें। तो देखा अपन को झोंपड़ी में से एक कमरे दे दिए तो और सबसे बढ़िया। और किधर मजदूरी हमें हिसाब से दे दिए तो मजदूरी बाल बच्चे को समय नकारे हैं। बच्चे जरूर साहब इतनी चीज मैं बोलता हूँ। हाँ, समुदाय में हो रहे आकस्मिक पलायन की स्थिति से ये तो निश्चित हो गया है कि हमारे हस्तक्षेप से एक समुदाय की नींव इस हद तक बिगड़ चुकी है
कि हम उसका सामाजिक और आर्थिक नजरिया बदल चुके हैं। ध्यान क्या बताया आपको, अब हमारे ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं है अगर हम सच बताए तो। आज इस समाज में ना तो शिक्षा के स्तर में कोई सुधार है और ना ही रोजगार के अवसर। एक समाज जो अपनी पहचान और व्यक्तित्व को शोषण की आड़ में खो चुका है, उसका जिम्मेदार कौन है? अंग्रेजों के वक्त से गुलामी की मार झेल रहे इस देश में अगर आज भी सहरिया जनजाति जैसे समुदाय इस भीतर के शोषण का शिकार हो रहे हैं, तो क्या हमारा संविधान और उसकी नीतियां इसकी जिम्मेदार नहीं है? और अगर नहीं है तो वो दिन भी दूर नहीं जब सहरिया जैसे वनवासियों का पतन का प्रमाण हमारे समक्ष होगा। Ah